नुकसान कांग्रेस को हुआ है। तो एक बार फिर से हम आपको आंकड़े दिखा दें, 270 में से 270 के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 183 वार्डों में आगे है, आम आदमी पार्टी 43 वार्डों में आगे है और नंबर 2 की पोजीशन पे है, और कांग्रेस 40 वार्डों में आगे है और नंबर 3 की पोजीशन पर है। जाहिर सी बात है, थोड़ी सी फेस सेविंग यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी हो चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी नंबर 2 की पार्टी है। वो ये कहने में सफल हो जाएगी कि कम से कम हम मेन अपोजिशन पार्टी तो बने हुए हैं। हालांकि 183 और 43 के बीच एक बड़ा अंतर है, 140 सीटों का। 140 सीटें राजनीति में बेहद मायने रखती है। 140 सीटें यानी कि विधानसभा के अंदर मेजॉरिटी। क्या आम आदमी पार्टी समझ पाएगी कि वाकई में उसने गलतियां क्या की हैं? एक एक करके आम आदमी पार्टी की गलतियों को देखते हैं। सबसे पहले उनकी गलती थी बार बार दिल्ली से बाहर जाना। कभी अरविंद केजरीवाल गुजरात में है, कभी वो पंजाब में है, कभी वो गोवा में है, कभी वो बनारस घूम रहे हैं, कभी मनीष सिसोदिया यही काम कर रहे हैं। तो बार बार दिल्ली जाने से और बार बार ये जताने से कि हम पंजाब में भी सरकार बनाने जा रहे हैं, पंजाब की राजनीति भी करना चाहते हैं, गोवा की राजनीति भी करना चाहते हैं, आने वाले समय में गुजरात की राजनीति भी करना चाहते हैं। इससे दिल्ली की जनता पर असर पड़ा, क्योंकि नारा उन्होंने दिया था 5 साल केजरीवाल। दूसरी बड़ी बात थी वादों पर खरा न उतरना। वादों पर खरा न उतरना यह भी आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उन्होंने कई सारे वादे किए थे। बिजली और पानी का वादा थोड़े हद तक उन्होंने पूरा किया, लेकिन फ्री वाईफाई का वादा, महिलाओं के लिए गार्ड देने का वादा और कई सारी चीजें, स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने का वादा, ऐसे कई सारे वादे हैं जो आम आदमी पार्टी ने नहीं निभाए हैं। तीसरी बात थी कि वो कहते थे कि हम साफ सुथरी छवि के नेता हैं, हमारी पार्टी साफ सुथरी छवि वाली है, ऋण की सफेदी के साथ धुली हुई। लेकिन अफसोस ये रहा कि आते से ही उनके मंत्रियों पर आरोप लगने लग गए। उनके एक मंत्री सेक्स स्कैंडल में फंसे, एक मंत्री उनके करप्शन में फंसे, एक मंत्री उनके फर्जी डिग्री घोटाले के अंदर फंसे। तो यानी आरोप आम आदमी पार्टी पर लगातार लगते रहे। चौथी उनकी सबसे बड़ी गलती थी मोदी को लगातार टारगेट करना, चाहे कोई भी दिक्कत हो जाए। अगर नाली के अंदर पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, सीवर के अंदर पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, सीवर के अंदर गंदगी का ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसके लिए भी वो मोदी को जिम्मेदार ठहरा देते थे। ये भी दिल्ली की जनता को, देश की जनता को कतई पसंद नहीं आया। और 5वीं छवि उनकी गिरी, जिस बात से, वो सबसे बड़ी बात यह थी कि बड़े नेताओं को बार बार बाहर करना। उन्होंने प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता दिखाया, उन्होंने योगेंद्र यादव को बाहर का रास्ता दिखाया, अपने एक विधायक पुष्प को बाहर का रास्ता दिखाया, कई सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की बात की, लेकिन विधानसभा में उनकी सदस्यता बरकरार रखी। अपने मंत्री संदीप कुमार को हटा दिया, लेकिन दिल्ली विधानसभा से उनको नहीं निकाला, पार्टी से उनको नहीं निकाला। तो ऐसे कई सारी चीजें रहे जिससे उनकी छवि हमेशा डाउट में रही, जिनसे उनकी छवि हमेशा खराब रही। और सबसे बड़ी बात, वो कहते थे कि हमारी पार्टी एक लालची पार्टी नहीं है, ग्रीड वाली पार्टी नहीं है, लालच वाली पार्टी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा लालच अगर किसी ने दिखाई तो वो आम आदमी पार्टी के लोग थे, चाहे वो लाभ का पद हो या अन्य कोई पद, या मंत्रियों को जो है छोटी छोटी सुविधाएं, विधायकों की छोटी छोटी सुविधाएं सरकारी खर्चे पर देने वाली, अपने कैडर को सरकार के अंदर भरना, यह भी पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी तक का हाल क्या है। एक बार कांग्रेस फिर से नंबर 2 की पार्टी हो गई है। आम आदमी पार्टी 39 वॉट्स पर आगे है, कांग्रेस 40 वॉट पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 185 वॉट्स पर आगे चल रही है। यानी बंपर मेजॉरिटी मिली है भारतीय जनता पार्टी को। जब ये सेटल डाउन करता है तब कहां तक ये पहुंचता है स्कोर, ये हमको देखना होगा। एक बार आपको पूरा एक बार आकलन बता दें कि पूरी अभी तक के परिणाम क्या संकेत देते हैं। पूर्वी दिल्ली में कुल 63 सीटें हैं, 60 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 40 पर, आम आदमी पार्टी 8 पर और कांग्रेस 12 पर आगे है। उत्तरी दिल्ली में 102 सीटें हैं, 102 के रुझान आ चुके हैं, 103 सीटें हैं। बीजेपी 75 पर, आम आदमी पार्टी 16 पर, कांग्रेस 11 पर आगे है। दक्षिण दिल्ली में 104 सीटें हैं, 102 के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 70 पर, आम आदमी पार्टी 15 पर और कांग्रेस 17 पर आगे है। तो रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बंपर बहुमत मिल चुका है। सीधे चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी पुलकित नागर, जो कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल के निवास पर हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी सुमित, जो कि इस वक्त अजय माकन के निवास पर है। हमारे साथ राज बिहारी और सिद्धार्थ मिश्रा दोनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं पुलकित के पास चलूंगा। पुलकित, क्या हो रहा है इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर?
देखिए, गोपाल राय पहुंचे हैं, मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंचे हैं और कोई नहीं आया नेताओं में से, सिर्फ 2 लोग यहाँ पहुंचे हैं और दोनों की बातचीत अब अरविंद केजरीवाल से हो रही है। पार्टी के सामने समस्या ये है कि उसने अपनी बनी हुई जमीन खो दी है, यानी कि सियासत जहां से उसने शुरू की और जो जमीन को तैयार किया वही अब उसके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर एमसीडी में इतनी बुरी हार आम आदमी पार्टी की होती है तो उसे आगे खतरा नजर आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो पार्टी के चीजों को लेकर उठाते रहे, जैसे और बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्हें पार्टी ने अपनी विधानसभा की सदस्यता खत्म नहीं की है, पार्टी से लेकिन जरूर हटा दिया। तो ऐसी फेहरिस्त और नाराज लोगों की फेहरिस्त ना बढ़े, आप उस पर भी पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी और यही वजह है कि कुछ बड़े नेता अब यहां पहुंचना शुरू हो गए। जी दीपक जी, कुछ बड़े नेता यहां पर पहुंचना शुरू हो गए। पुलकित, क्या अरविंद केजरीवाल को या फिर उनकी कोर टीम को किसी तरह की प्रॉब्लम होने वाली है, जो विधायक हैं पार्टी के अंदर उनसे या उन लोगों से जो पार्टी के अंदर हैं और अभी तक अरविंद केजरीवाल के ताकतवर होने के कारण उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे थे? देखिए, मेरी जिन लोगों से बातचीत होती है वो ये मान रहे हैं कि सरकार को अभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। भले ही नाराज होने वाले लोगों की संख्या भले ही बढ़ जाए, क्योंकि मैंडेट बहुत बड़ा है, 67 विधायक थे, एक चले गए। लेकिन पार्टी को यह खतरा जरूर है कि उसे दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ना है। गुजरात में वो जाने की बात कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में उसके इस एमसीडी चुनाव, जैसे कि पंजाब का असर यहां दिखाई दे रहा है, ऐसे असर अगर दिखाई दिए तो उसे वहां पे समर्थन नहीं मिलेगा, उसका कैडर तैयार नहीं हो पाएगा, उसे लोग उस हिसाब से नहीं लेंगे जैसे दिल्ली में लिया। तो ये खतरा पार्टी को जरूर है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब इस चिंता से गुजर रही है कि दोबारा से कैसे जनता के बीच में जाए। और यही वजह है कि उन्होंने अपने वॉलंटियर्स को, अपने लीडर्स को ये कहा कि वो फिर से एक आंदोलन की शक्ल लेंगे जैसे कि वो पहले ले रहे थे। लेकिन जो नाराज लोग हैं वो ये मानते हैं कि पार्टी लगातार जिन मुद्दों को उठा रही है, लगातार जिस तरीके से मोदी पर हमला कर रही है, लगातार जिस तरीके से नेगेटिव राजनीति कर रही है, उसका नुकसान उसे दिल्ली में उठाना पड़ रहा है और अगर वो दोबारा से आंदोलन की शक्ल लेती है तो लोग उससे टूट सकते हैं। जी ठीक है पुलकित, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दो, तीनों एमसीडी में बीजेपी को सभी एमसीडी के अंदर, तीनों एमसीडी के अंदर पूर्ण बहुमत मिल चुका है। बीजेपी को 270 में से 187 वार्डों पर बढ़त मिली है, आम आदमी पार्टी को मात्र 37 वार्डों पर और कांग्रेस को 40 वार्डों पर। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो रस्साकशी है ये चलती हुई, क्योंकि कभी नंबर 2 पर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो कभी नंबर 2 पर कांग्रेस आ जाती है। फिलहाल कांग्रेस 40 वार्डों के साथ नंबर 2 पर बनी हुई है और आम आदमी पार्टी 37 वार्डों के साथ नंबर 3 पर बनी हुई है। जाहिर सी बात है, अगर ये नंबर 3 पर भी रहती है तो भी उनके लिए बेहद सवालिया निशान होगा आम आदमी पार्टी के अंदर और आम आदमी पार्टी के अंदरूनी राजनीति पर भी इसका बड़े तेजी से असर पड़ेगा। सीधे चलता हूं मैं अपने सहयोगी विवेक अवस्थी के पास। विवेक वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ नवीन कुमार जी जुड़ गए हैं। नवीन कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विवेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि फौरी तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए कोई संकट खड़ा होगा अपनी ही पार्टी के अंदर? विपक्ष तो उन पर हमले तेज करेगा लेकिन अपनी पार्टी के अंदर ही उन पर संकट खड़ा होगा। संकट, दीपक, बहुत छोटा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में राजनीति है उसके अस्तित्व पर ही एक सवालिया निशान आज खड़ा हो जाएगा जब ये तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे इतनी कम सीटों को लेके आएंगे। दिल्ली चलाने का दावा करने वाले, एक अलग तरह की पॉलिटिक्स करने वाली इस पार्टी का इतना बुरा अगर हश्र हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति और आम आदमी पार्टी के भविष्य पर आज एक सवालिया निशान खड़ा होता है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। नवीन, आज के परिणामों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की जीत है या अरविंद केजरीवाल की रणनीति की हार है? देखिए, ये तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की ही जीत है। भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया कॉर्पोरेशन में, ये उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की उन नीतियों की जीत है जिन्होंने देश की हर जनता को फायदा पहुंचा। लगभग 24 ऐसी योजनाएं हैं जिनका सीधा फायदा आम जनता को पहुंचता है। आज जनमानस का, गरीब का और मध्यम वर्ग का
केंद्र की सरकार के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास आजादी के बाद सबसे ज्यादा जागा है। यही कारण है कि लोग इस बात को मानते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से एमसीडी को डिजिटलाइज पिछले 2 वर्ष में करने की कोशिश की गई है, डेथ सर्टिफिकेट हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो या कोई लाइसेंस लेना हो तो ऑनलाइन लिया जा सकता है। अब पूरी एमसीडी को ऑनलाइन यानी डिजिटलाइज करने की बात कर रही है, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य हैं, जो कुशल नेतृत्व है, उसके अंदर आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा। और जो आदमी दिल्ली की बात करेगा, दिल्ली की जनता की बात करेगा, वही दिल्ली पर राज करेगा, ऐसा माना जाता है। और रही आम आदमी पार्टी की बात, वो अपने कर्मों से जा रही है, वो दिल्ली छोड़ करके भागी। 2 वर्षों में जितने उन्होंने वायदे किए उसके बाद वो दिल्ली छोड़ करके लगातार भागते रहे। कांग्रेस ने घोटाले किए, आम आदमी पार्टी दिल्ली से भागी रही सरकार में आने के बाद। ये उसी का परिणति है, ये उसी की परिणति है। लेकिन आम आदमी पार्टी का बार बार मुद्दों पर भागना, बार बार मुद्दों पर ध्यान भटकाना, बार बार मोदी पर आक्रमण करना, बार बार एलजी पर आक्रमण करना, ये दिल्ली की जनता को कितना बुरा लगा, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सीधे चलते हैं रास बिहारी के पास। रास बिहारी, इन तमाम मुद्दों ने दिल्ली की जनता को कितना हलकान किया? दिल्ली की जनता तो बहुत परेशान रही है। जो विकास कार्य चल रहे थे, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे दिल्ली सरकार के हों, नगर निगम की अपनी रफ्तार रही, लेकिन चूंकि राज्य सरकार से उसको लगातार पैसा नहीं मिला तो उसके कई काम भी चरमराए, सफाई व्यवस्था चरमराई। आपने देखा होगा कि 6-6 महीने बाद सफाई कर्मचारी हर बार हड़ताल पे चले जाते थे, कूड़ा सड़कों पे फैला दिया जाता था। मुझे तो एक और संकट लग रहा है, आप संकट की बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो 37 पार्षद जीते हैं, इनमें से ज्यादातर उनमें वो भी पार्षद हैं जो बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव में खड़ा कर दिया था। मुझे लगता है ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी के 37 में से ज्यादातर पार्षद जो है वो बीजेपी में दोबारा सब चले जाएं, पुराने भाई बहन सब एक साथ मिल सकते हैं। और ऐसा ही नजारा कुछ दिन बाद आपको हो सकता है दिल्ली सरकार में भी दिखाई दे देगा, क्योंकि वहां पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीजेपी की पृष्ठभूमि के हैं और वहां पे उनका मन जो है वो बड़ा व्यथित चल रहा है। इस बारे में नवीन ज्यादा बताएंगे। लेकिन सूचना लगातार ये मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के जो एक जिनकी पृष्ठभूमि बीजेपी के है वो मंत्री हैं, वही उस सबके सूत्रधार बनने वाले हैं। जो अभी चाहे वो आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद जो पक्ष रखने वाले ही आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने वाले ही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए दिखाई देने लगेंगे, ऐसा माना जा रहा है। और हो सकता है ये हो भी जल्दी हो जाए। जरा नाम भी राज बिहारी, थोड़ा नाम का खुलासा भी कर दीजिए। दीपक, इतने इशारों में बात मत करिए। दीपक, मैं बोल देता हूँ, कपिल मिश्रा नाम है उनका, कपिल मिश्रा नाम है उनका। उनकी मां दिल्ली के मेयर रही है बीजेपी के टिकट पे। और ये बात जो है बीजेपी के लोग नहीं कर रहे, ये बात जो है आम आदमी पार्टी से ही बाहर आई है कि एक मंत्री जो है वो बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी से बगावत कर आम आदमी पार्टी में तो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है, ये उसका कारण है। पिछले समय में दिल्ली के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, दिल्ली के विकास के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, दिल्ली की सुरक्षा, जो उनको महिला सुरक्षा के बारे में बात करनी थी उस पर कोई मीटिंग तक नहीं की उन्होंने। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली जल बोर्ड उनके पास है, दिल्ली के सीवरेज का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में कोई बात नहीं करी, वो उस दिल्ली के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। वो वर्चस्व की लड़ाई में आज भी एक दिल्ली में मंत्री का पद खाली है, एक मंत्री जो मुख्यमंत्री है उसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। दिल्ली में 7 मंत्री होते हैं, 5 मंत्री काम कर रहे हैं, 5 में से वो भ्रष्टाचार में भी 2 लिप्त हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए। ऐसे में दिल्ली सरकार तो राम भरोसे चल रही है साहब, दिल्ली के अंदर कोई काम करने वाला नहीं। दीपक, लेकिन यहाँ पर दीपक एक जो गौर करने वाली बात है। अच्छा, एक मिनट सिद्धार्थ जी, नवीन और राज बिहारी जी, मैं आपको बताऊं क्योंकि मेरे सहयोगी जो आम आदमी पार्टी कवर करते हैं, पुलकित नागर, वो बड़े मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? कोई अच्छा सा दंतमंजन या आम आदमी पार्टी की अंदरूनी राजनीति? तो तुरंत ट्वीट पे इसका विरोध भी करेंगे, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद उनका ट्वीट आए, बताए कि नहीं अभी मैं आम आदमी पार्टी और नेताओं को पसंद कर रहा हूं। दीपक, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। अगर आपको याद होगा, जब पिछले विधानसभा चुनाव में जब रिजल्ट आए थे तो सब लोग थोड़ा सा आश्चर्य में भी थे, लेकिन सबकी राय ये थी कि ये इनको बम्पर जीत जरूर मिली है, लेकिन जो इनका काम करने का तरीका है, जो इनका अपना अहंकार है, वो बहुत जल्दी ही आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत भी बनेगा। और अब आप देख रहे हैं कि 2 साल में जो है क्या असलियत आपके सामने आई है। देखिए दीपक, वो दिखा रहा है कपिल मिश्रा के इलाके में बीजेपी आगे,
ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहा है कपिल मिश्रा के इलाके में बीजेपी आगे। स्क्रीन पे भाजपा 200 का आंकड़ा पार करने वाली है, बिल्कुल नजदीक पहुंच कपिल मिश्रा के इलाके में बीजेपी आगे और सत्येंद्र जैन के इलाके में आम आदमी पार्टी पीछे, ये भी दिखा रहा है। देखिए आप आगे है, कपिल मिश्रा के इलाके में बीजेपी आगे और सत्येंद्र जैन के इलाके में मनीष सिसोदिया के इलाके में भी बीजेपी आगे चल रही है। मनीष सिसोदिया, कपिल मिश्रा, जितने लोग हैं, जितने स्टॉलवर्ट हैं, सबके इलाके में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और सत्येंद्र जैन के इलाके में भी बीजेपी आगे और आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। तो पुलकित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये तमाम मंत्रियों के किले ढह गए, तो ऐसे में इनकी राजनीति कहां स्टैंड करेगी? जो वाकई कहते थे कि हमारे क्षेत्र में कोई हाथ नहीं लगा सकता, हमारे क्षेत्र को कोई पॉलिटिकल पार्टी चिमटे से भी नहीं छू सकती, ये अपनी राजनीति को कहां पर ले जाएंगे आप? बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको बता दूं कि कपिल मिश्रा के इलाके में मैं गया था उस समय जब ये एमसीडी के चुनाव थे, तो वहां पर कई ऐसे गांव थे जहां पे पानी भरा हुआ था और वहां का वोट बैंक 1100 था। विधानसभा में उसी 1100 में से करीब 1025 वोट कपिल मिश्रा को मिली थी और वहां के लोग इतने नाराज थे, उन्होंने ये कहा कि 2 साल में हमारी गली का पानी सूख नहीं पाया है और लगातार इसकी शिकायत की गई, लगातार कपिल मिश्रा को बोला गया, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। और वह जब इस बारे में कपिल मिश्रा से पूछा तो उन्हें उसकी जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। तो ये नाराजगी है कुछ इलाकों में जो सामने अब शायद नजर भी आ रही। वैसे अगर आम आदमी पार्टी में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको ये नाराजगी, लेकिन सिद्धार्थ जी एक बार फिर से हम फिगर्स के ऊपर जाते हैं। आपने कहा 200 के आसपास नहीं पहुंचेंगे, मैंने कहा सेटल डाउन होने दीजिए। देखिए, और अब बीजेपी 194 वार्ड्स पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी मात्र 29 वार्ड पर आगे है और कांग्रेस 47 पर, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का गैप भी एकाएक बढ़ चुका है। यानी कांग्रेस अब डिसिसिव नंबर 2 की स्थिति में आने की जगह पर पहुंच चुकी है और आम आदमी पार्टी की जो दुर्गति हुई है, जो दुर्गति शब्द सही होगा, उसके बारे में आज तक अभी तक शायद लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे। यानी बीजेपी 200 के आसपास सेटल करती हुई दिखाई दे रही है, 194 वार्ड्स में से आगे है, आम आदमी पार्टी 29 वार्ड्स में आगे है और कांग्रेस 47 वार्ड में आगे है। अजय माखन के लिए वाकई ये राहत की बात होगी कि कम से कम दूसरे नंबर पर तो आए और दूसरे नंबर से वो आज की परिस्थिति में, आज की स्थिति में संतोष कर लेंगे। और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल ब्रीफिंग की लाइन में आपको अभी से बता देता हूं कि हमने वाकई अपोजिशन की स्पेस को फिर से लेने की कोशिश की है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुलेमान खान साहब मेरे साथ जुड़ गए। सुलेमान खान साहब, हार तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी क्या इसमें आप थोड़ा जीत का पुट देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नंबर 2 पर आ गई है? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि 10 साल से भाजपा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता में थी और उन्हीं का राज था। 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार चला रहे थे और उसके साथ जो करप्शन और बैड गवर्नेंस बीजेपी ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में दिया वो सबके सामने है। हद ही हो गई कि सारे सिटिंग कॉरपोरेटर्स के बीजेपी के अमित शाह जी ने सबका टिकट काट दिया और नए लोगों को चांस दिया कि भाई अब तुमने 10 साल भ्रष्टाचार कर लिया, अब नए लोगों को हमने टिकट दे दिया, जिससे क्योंकि लोग उनसे नफरत करते थे कॉरपोरेटर्स के बीजेपी के, तो इसलिए उनको उनके चेहरे ही हटा दिए गए एज अ कैंडिडेट्स। और उनके कार्य का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1 साल में 5 बार सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक हुई। जो स्वच्छ भारत अभियान था उसका क्या हाल हुआ, जो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान था। और केजरीवाल जी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वो कोई भी बात कह देते हैं और जो उन्होंने बड़े प्रोमिसेस किए थे वो भी फेल हो गए। बहरहाल कांग्रेस ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है और हमें उम्मीद है कि जो आखिरी नतीजे होंगे वो इससे बहुत बेहतर होंगे। आखिरी नतीजे बहुत बेहतर होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं सुलेमान खान साहब, उम्मीद भी वहां पर की जाती है जहां पर उम्मीद की कोई गुंजाइश हो। उम्मीद की गुंजाइश
खत्म हो चुकी है। 270 में से 270 के रुझान आ चुके हैं। नहीं, एक बात 194 सीटों पर वॉर्ड्स पर बीजेपी आगे है, आम आदमी पार्टी 29 वार्ड पर आगे है और कांग्रेस 47 वार्डों पर आगे। ठीक है सुलेमान खान साहब, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। अभी चलता हूं मेरे सहयोगी विवेक अवस्थी के पास, वरिष्ठ पत्रकार है। विवेक, आपको क्या लगता है 21 विधायक वो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में फंसे हुए हैं, 15 विधायक इसके अलावा इसी से जुड़े मामलों में और फंसे हुए हैं, इन सबको देखते हुए क्या वाकई आपको आम आदमी पार्टी की सरकार पर किसी तरह का संकट प्रतीत होता है आने वाले 2, 4, 6 महीनों के भीतर? बिल्कुल दीपक, संकट में है सरकार, ये कहना गलत नहीं होगा। दूसरा, आज के नतीजे हैं उनसे भी बहुत चीजें तय होंगी। आम आदमी पार्टी में जो बगावत के सुर फूटे थे वो बढ़ सकते हैं और ये सरकार आने वाले कुछ महीने में गिर भी सकती है। सरकार आपको लगता है गिर भी सकती है? कैसे, क्यों, किस कारण से, इसका विश्लेषण भी हम आगे करेंगे। पहले एक बार एमसीडी के पूरे नतीजे समझने की कोशिश करते हैं। साउथ दिल्ली के काउंटिंग सेंटर से नरेश विश्वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, साउथ दिल्ली से क्या खबर आ रही है? क्लियर बहुमत तो मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को? जी बिल्कुल, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर करीब 5 वार्ड ऐसे हैं जिनमें से 4 में से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी एक वार्ड ऐसा है पुल प्रहलादपुर का जिस पर काउंटिंग शुरू हो नहीं पाई है क्योंकि ये आरोप है कि यहां पर स्ट्रांग रूम का ताला खुला हुआ था और इसी के चलते वहां के वार्ड की अभी काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन अभी यहां पर 5 में से 4 वार्ड्स पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन जैसे जैसे और ईवीएम खुलेंगी और काउंटिंग आगे बढ़ेगी उसके बाद तस्वीरें कुछ और साफ हो जाएंगी, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिरकार सूरत हाल क्या है, यहाँ की जनता ने कौन सी पार्टी पर और कौन से कैंडिडेट पर अपना दाव लगाया है और किस पर विश्वास जताया है। तमाम चीजें साफ होंगी। लेकिन फिलहाल की तस्वीर ये है कि 4 यहाँ पर नरेश, हो सकता है आपके पास अपडेट ना हो सकता है आपके पास अपडेट ना हो। फिलहाल की जो स्थिति है वो बेहद साफ है। भारतीय जनता पार्टी 194 वार्ड पर आगे है, आम आदमी पार्टी 29 वार्ड पर आगे है, कांग्रेस 47 वार्ड पर आगे है और 270 में से 270 वार्ड के रुझान हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। आइए सीधे चलते हैं अजीत श्रीवास्तव के पास। अजीत श्रीवास्तव इस वक्त मनोज तिवारी के घर पे हैं। अजीत, क्या भीड़ भाड़ लगना शुरू हो गई है? लड्डू बटना, ढोल मंजीरे बजना, गाना वाना शुरू हो चुका है? मनोज तिवारी माइक लेके बाहर आए कि नहीं अभी तक? देखिए दीपक जी, मैं बता दूं कि सुकमा के बाद से मनोज तिवारी ने साफ आदेश दिया है कि कोई ढोल मजाड़े और पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो आप सब आ चुके हैं और एक दूसरे को गले लगकर बधाइयां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो 190 से ऊपर जो रुझान आ रहे हैं वो उससे काफी खुश हैं। तो इन तमाम लोग आप देख सकते हैं कि उत्साह है, जोश है, लेकिन बड़े ही सादगी पूर्वक यहाँ पर लोग मिल रहे हैं। तो हम इन लोग से पूछ लेते हैं, जान लेते हैं कि तमाम जो लोग हैं कितनी खुशी, कितनी लहर। नहीं देखिए, खुशी तो है क्योंकि आज दिल्ली के लोग जो हैं वो सच्चाई की जीत दिए हुए हैं दिल्ली को। आज दिल्ली जो पिछली बार जो गलती की थी उस गलती को दोबारा दोहराई नहीं। अभी हम लोग सच्चाई के साथ सब लोग खड़े हैं, पूरी दिल्ली के लोग सच्चाई के साथ खड़े हैं और अब दिल्ली में सच्चे दिन आने वाले हैं। सच्चे दिन आने वाले हैं। मोदी साहब, देख रहा हूँ कि माथे पे तिलक उलक सब लग रहा है सादगी से। क्या कुछ ढोल नगाड़े बजेंगे? नहीं, देखिए खुशी बहुत है, लेकिन जिस प्रकार से आपने सवेरे मनोज जी को सुना होगा, पूरी पार्टी ने डिसाइड करा है कि सुकमा वाले हादसे के बाद हम कोई भी ढोल नगाड़ा पटाखा मिठाई तक इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये खुशी है मन की, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जो हमें मैंडेट दिया और एक ऐसी सरकार को नकारा है। पहली बार सिटिंग सरकार तीसरे नंबर पर आई है। दिल्ली की जनता ने बता दिया तुम क्या बोलते हो और क्या करते हो, जनता सब पहचानती है। चलिए, जनता 10 साल का कार्यकाल देगा, फिर अब देगा, तीसरी बार मौका मिला एनसीडी में, ये भी रिकॉर्ड है। जी, ये दिल्ली की जनता की जीत है। ये जनादेश का हमको सम्मान करनी है और हमें तो लगता है कि 56 इंच के जीभ का हार है। 56 से जो सीने की बात है और जीभ की बात है, तो जीभ जो है वो हाथी नजर आ रही है। भाई साहब, कितना सब्जवाग दिखाओगे? दिल्ली पूरा परेशान है और आज का जो रिजल्ट है वो दिल्ली की जनता ने बता दिया कि अब केवल सब्जवाग से काम नहीं चलेगा। सद्भाग से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप चंदन लगाते हुए, चंदन भी आप लगा रहे हैं, तो चंदन किस खुशी में? क्या जीत या फिर कुछ और आगे की? नहीं, बहुत बड़ी जीत है। ये पूरा देश मोदी जी के संग है, पूरा दिल्ली मनोज तिवारी जी के संग है। हमको लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। तो यहाँ पे साफ तौर पर दीपक जी, यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसका यहाँ सादगी से सेलिब्रेशन लोग कर रहे हैं, न कि कोई ढोल नगाड़ा, न ही कोई बैंड। दीपक जी,
वाकई ना कोई ढोल नगाड़ा, ना कोई बैंड, ना ही कोई आतिशबाजी, ना ही कोई अबीर गुलाल और ना ही कोई ढोल नगाड़े। इसलिए क्योंकि सुकमा के अंदर जो नक्सली हमला हुआ जिसमें भारत के वीर सपूत मारे गए, शहीद हुए, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो अपनी जीत का जश्न आज नहीं मनाएंगे। और वाकई ये एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक जेस्चर है जो भारतीय जनता पार्टी ने आज देने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता का जोर का झटका कितने धीरे से लगता है। जोर का झटका धीरे से लगा है, वो भी आम आदमी पार्टी को जो सिमट कर रह गई है मात्र 29 वार्ड में। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के ऑफिस के अंदर क्या माहौल है ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मनोहर केशरी के पास। मनोहर, जरा एक राउंड लेकर हमको दिखाइए कि वाकई आम आदमी पार्टी के अंदर फिलहाल क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या सन्नाटा पसरा पड़ा है? बिल्कुल दीपक जी, अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है जो राउज एवेन्यू में है और यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। याद होगा कि जब पंजाब चुनाव हुए थे तो यहाँ पूरी तरह से सजावट की गई थी, लेकिन यहाँ पर न कोई गुब्बारा लगाया गया है और सुबह से न कोई नेता मौजूद है और न कोई समर्थक यहाँ पर है, सिर्फ मीडिया की टीम यहाँ पर है। और जिस प्रकार से पहले ही क्यास लगाए जा रहे थे और ऑब्जर्वर की जब बैठक हुई थी तो उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ईवीएम में अगर गड़बड़ी होती है तो हम ईट से ईट बजा देंगे, और वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ अब तक सन्नाटा है, कोई नेता अब तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। दीपक जी, चलिए, मनोहर ने हमें बताया कि किस तरह से सन्नाटा पसरा पड़ा है, सन्नाटा बोल रहा है आज आम आदमी पार्टी के सामने से और पार्टी की पोल खोल रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर बाजारों से आ रही है। बाजार से यह खबर आ रही है कि सेंसेक्स 30,000 के पार चला गया है। सेंसेक्स 30,000 पार इसलिए गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मजबूती मिली है। भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी पे बहुमत मिला है। आम आदमी पार्टी की निगेटिव पॉलिटिक्स की हार हुई है, ऐसा शेयर बाजार का मानना है, जिसके चलते शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। और वही उछाल दिख रहा है हमको सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स 30,000 के पार चला गया है। इसका मतलब हम एक्सपर्ट से समझने की वार्ड में होनी है तो मेरे को लगता है थोड़ा तो इंतजार अभी और करना चाहिए, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर शुरुआती रुझान में भाजपा आगे दिखाई दे रही है। आप लोग दूसरे नंबर पर लड़ रहे हैं, क्या गड़बड़ हुआ है जो दूसरे नंबर पर लड़ना पड़ा, वो भी कांग्रेस से जिसमें आपस में फूट की बात आ रही थी? नहीं, मेरे को लगता है नतीजों का इंतजार अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे अपने विधानसभा के वार्ड है जहां पे हमको मालूम है कि नतीजे किस दिशा में जाएंगे, लेकिन शुरुआती रुझान बैलेट खुला है, कई जगह पर केवल और कई जगह केवल फर्स्ट राउंड खुला है, तो थोड़ा सा इंतजार और थोड़ा सा धैर्य रखने का समय है। और बाकी अंत में जनता की आवाज में भगवान की आवाज होती है। उम्मीद है पूरी? बिल्कुल, आशा है, ये जरूर, क्यों नहीं। तो जनता की आवाज में भगवान की आवाज होती है। चलिए, कम से कम आम आदमी पार्टी को इतना तो सुनाई दिया, वरना आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपनी आवाज के सिवा वाकई कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। ये भी अपने आप में एक हकीकत है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, हम सीधे चलते हैं विवेक के पास। विवेक, इन तमाम सिचुएशंस के बाद अब आम आदमी पार्टी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी अपने घर को बचाने के लिए? सबसे पहली चुनौती तो अपना अस्तित्व बचाने की होगी दीपक, अपनी पार्टी को बचाने की होगी, सरकार को बचाने की होगी, क्योंकि अब जिस तरह से पार्टी में विरोध के सुर फूटेंगे उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि 2 दिन से इतना हल्ला मचा रहे थे ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में गड़बड़ी, आज इनका कोई भी नेता ईवीएम के बारे में जिक्र क्यों नहीं कर रहा है, ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल, कोई भी ईवीएम का जिक्र नहीं कर रहा है। क्या ईवीएम का जिक्र होगा? क्या मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय इस बारे में मंत्रणा कर रहे हैं कि ईवीएम के सर ठीकरा फोड़ा जाए या नहीं, या सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को धीरे से उछाला जाए? क्योंकि अगर आज उछालते हैं इस मुद्दे को तो बुरी तरह से आम आदमी पार्टी पर बूमेरंग कर सकता है। कल उन्होंने कहा था कि हम ईवीएम के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे, उस बयान का क्या असर पड़ा है जनमानस पर, इसको भी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरह समझती है। सिद्धार्थ जी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अपने इस पुरानी घोषणा से पीछे हट जाए कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि उसको लग रहा है कि भूकंप तो आने वाला नहीं अगर ईंट से ईंट भी बजा दी उन्होंने तो? दीपक जी, अगर आप इनको, जैसे हमने जो शुरू में बात की थी, अगर चार का लेके विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये दिखेगा कि भाजपा को कोई 45-50 के बीच में विधानसभा सीट और बाकी 20 सीट इन दोनों के बीच में, ये आपको 1993 की राजनीति की तरफ वापस ले जाती है, जब
जब भाजपा को खुराना जी के लीडरशिप में 45 से 50 के बीच में विधानसभा की सीट्स आई थी, और बाकी जो डिवाइडेड ऑपोजिशन था उस समय आम आदमी पार्टी नहीं थी, जनता दल उस समय हुआ करता था, वो डिवाइडेड ऑपोजिशन के बीच में करीब 20 सीटें आई थी। आज बिल्कुल उसी स्थिति में दिल्ली फिर से खड़ी है कि एक डिवाइडेड ऑपोजिशन का भी एक फैक्टर जो है सो भाजपा को इतनी बड़ी जीत दिलाने में मददगार हो रहा है। इस बात को हम नहीं भूल सकते कि जो एक डिवाइडेड ऑपोजिशन है वो भी भाजपा को कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त मदद पहुंचा रहा है। खास बात यह है कि ऑपोजिशन डिवाइडेड है क्योंकि जो पिछले चुनाव जो हुए थे दिल्ली में 2015 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें कांग्रेस का सुपड़ा पूरा साफ हो चुका था, और सारा जो और भाजपा तो फिर उसमें भी 34% या 35% वोट पर अपने आप को रिटेन कर रही थी। कांग्रेस सिंगल फिगर्स में आ गई थी। अब कांग्रेस लौट करके गेम में वापस आ गई है, इसलिए अपोजिशन आज डिवाइडेड है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली का वोटर बड़ा ही, उन्होंने जो एक स्लोगन दिया था धाकड़ है, वाकई बहुत धाकड़ है, दिमागी तौर पर भी बहुत धाकड़ है। उसने बहुत सोच समझ करके बहुत सही निर्णय लिया है, बहुत अच्छी वोटिंग की है। और जब आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो हो सकता है कि इन दोनों पार्टियों का वोट परसेंटेज मिलकर के शायद भाजपा के वोट परसेंटेज से ज्यादा हो। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने जहां पर मोदी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, मोदी गवर्नेंस का, मोदी बीजेपी का जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको अगर अपने आत्मसात किया है, तो उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको भी उन्होंने तरफ उंगली उठाई है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने उंगली उठाई है जो कि आम आदमी पार्टी का जो एब्सोल्यूट मैल गवर्नेंस रहा है दिल्ली के अंदर, जहां पर गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। और दूसरी बात, जो निम्न स्तर का पॉलिटिकल डायलॉग रहा है, एक आदमी जो अपने, अब जब वो राजनीति में आए थे अरविंद केजरीवाल, ये कहा जा रहा था पढ़े लिखे आदमी है, आईआईटी के पढ़े हुए इंजीनियर है और आईआरएस ऑफिसर है, ये एक स्वच्छ राजनीति देंगे। स्वच्छ राजनीति क्या, स्वच्छ भाषा नहीं बोल पाए वो। उन्होंने दिल्ली के लोगों को धमकाया कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो आपके बच्चों को मच्छर काट लेगा और उनको डेंगू चिकनगुनिया हो जाएगा। उन्होंने दिल्ली के लोगों को धमकाया कि आप हमें वोट नहीं दोगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये गुंडागर्दी है, ये गुंडों की भाषा है कि आप अगर हमें वोट नहीं देंगे। ये ऐसी भाषा तो हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, जहां जो विलन होता है वो कॉर्पोरेटर के चुनाव में कहता है मैं वोट नहीं दोगे तो उठा लूंगा, गिरा दूंगा। ऐसी भाषा का इस्तेमाल दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं हुआ। दिल्ली में तो राजनीति ये रही कि दो पक्ष के, जब दिल्ली की राजनीति का तो इतिहास ये है दीपक जी कि जब यहां पर चरतीलाल गोयल जी स्पीकर थे और अजय माकन जैसे युवा विधायकों को एक्सपेल करना जा रहे थे, चरतीलाल जी विजय गोयल जी के पिताजी थे, तो उस समय के जो कांग्रेस के नेता थे जगप्रदेश चंद्रा, वो इनको लेकर के अटल जी के पास गए और कहे कि भाई अपने पार्टी के स्पीकर को समझाओ, हमें ये ऐसे ना करे। तो एक मित्रता की राजनीति थी, अच्छी राजनीति, एक डिसेंट राजनीति थी, दिल्ली की राजधानी के अनुरूप राजनीति थी। खूब आइडियोलॉजिकल बैटल होते थे, लोगों में अच्छी पॉलिटिकल फाइट होती थी, लेकिन ये तू मैंने की भाषा, गाली गलौज की भाषा, डराने धमकाने की भाषा, ईंट से ईंट बजा देने की भाषा कि तुम्हारे बच्चों को बीमार पड़ जाए, चिकनगुनिया हो जाए, इस तरह की भाषा, ये किसकी भाषा है? ये भाषा कोई आईआईटी के पढ़े हुए इंजीनियर की भाषा नहीं है, ये भाषा कोई एक आईआरएस ऑफिसर की नहीं है, ये भाषा एक सड़क छाप आदमी की भाषा है। और ये सड़क छाप आदमी को, ये सड़क छाप राजनीति को आज दिल्ली के लोगों ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, जिस प्रकार से वो कहते हैं ना ईंट से ईंट बजा देंगे, मुझे लगता है कि अब चुनाव तो जनता ने बजा दिया। नहीं, दिल्ली की जनता कुछ सीटें उनके घर भेजेगी, बैठ करके बजाएंगे वो, जो हालात है उनके। दिल्ली के अंदर पिछले समय में अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। बाबी मेरे कांग्रेस के एक मित्र बोल रहे थे, मैं उनको बता दूं, पिछली बार 78 सीटें थी कॉर्पोरेशन में कांग्रेस की, इस बार अब 40 पर है, पहले से 38 सीटें कम की और नीचे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? पिछले समय में जो आप जितना करप्शन आपने किया है, 15 वर्षों में दिल्ली को लूट के लगे, 1,76,000 करोड़ रुपया लूट के लेके दिल्ली का, कॉमनवेल्थ के नाम पर। आप दिल्ली की जनता भूल नहीं सकती। आपने डस्टबिन लगाने के नाम पर 94 करोड़ रुपए लूट लिए। क्या दिल्ली को लूटा है? आप सोचते हैं कि दोबारा दिल्ली की जनता आपको एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल ने 2 वर्षों में एक काम नहीं किया दिल्ली के लिए, केवल आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं आपको एक